हेलो फ्रेंड। भारत में समितियों द्वारा निर्धनता का आकलन। लकड़ावाला समिति भारत में निर्धनों की संख्या और अनुपात के अनुमान की कार्यविधि एवं परिकलन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए योजना आयोग ने वर्ष 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। इस समूह द्वारा निर्धनता रेखा को आधार रेखा मानने की सिफारिश की गई, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 56.64 के मासिक प्रति व्यक्ति कुल व्यय को वर्ष 1973 से 74 की कीमतों पर गरीबी का आधार माना गया। इसका मूल आधार वर्ष 1973-74 में से 74 में वर्तमान उपभोग ढांचे के आधार पर प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी उपभोग था। आधार वर्ष के रूप में वर्ष 1973-74 को ही चुनने की सिफारिश समिति ने की। विशेषज्ञ समूह ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण व शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की बात कही तथा ग्रामीण निर्धनता रेखा को अद्यतन बनाने के लिए कृषि श्रमिक के उपभोक्ता कीमत सूचकांक तथा गरीबी निर्धनता रेखा के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक और शहरी गैर शहरी कर्मचारियों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक के साधारण औसत के प्रयोग की सिफारिश की। वर्ष 1997 में योजना आयोग ने लकड़ावाला फॉर्मूले को निर्धनता माप के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकार कर लिया। लकड़ावाला फॉर्मूले में शहरी निर्धनता के आकलन हेतु औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक व ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया है। इस प्रकार लकड़ावाला फॉर्मूले के अंतर्गत सभी राज्यों में अलग अलग निर्धनता रेखा अर्थात कुल 35 निर्धनता रेखाएं होंगी। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट। भारत में निर्धनता रेखा से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल के लोगों की पहचान के लिए नए फॉर्मूले के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में वर्ष 2008 में एक समिति गठित की। तेंदुलकर फॉर्मूले में निर्धनता रेखा का आकलन भोजन में कैलोरी की मात्रा के बजाय प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया गया तथा प्रत्येक राज्य में निर्धनता रेखा के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय अलग अलग निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं को बास्केट ऑफ मिनिमम लिस्ट उपभोग व्यय में शामिल किया गया है। तेंदुलकर समिति ने इस फॉर्मूले के आधार पर वर्ष 2004-05 में देश में 27.5% के स्थान पर 37.2% जनसंख्या को गरीबी रेखा के नीचे माना है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2004-05 में यह अनुपात 41.8% पाया गया, जो पहले के फॉर्मूले के आधार पर 28.3% था। इस फॉर्मूले में यह देखा जाता है कि जीवन यापन के लिए कम से कम कितनी राशि की आवश्यकता होती है। तेंदुलकर समिति की अद्यतन गरीबी अनुमान के अनुसार गरीबी रेखा 32 प्रतिदिन से घटाकर 28 प्रतिदिन कर दिया गया। वर्ष 2007 में अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट में कहा गया था, भारत में 77% जनसंख्या 20 प्रतिदिन से अधिक खर्च करने में असमर्थ है। उपभोग के आधार पर निर्धनता मापने की 2 विधियां हैं। पहला, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। पिछले 30 दिनों में उपभोग की गई सभी वस्तुओं, खाद्य एवं गैर खाद्य दोनों के आकलन को यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड कहते हैं। दूसरा, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। पिछले 30 दिनों के खाद्य पदार्थों की उपभोग एवं गैर खाद्य पदार्थ जैसे कपड़े, जूते आदि का पिछले 365 दिनों में उपभोग का आकलन ही मिश्रित रिकॉल पीरियड कहलाता है।
एस.आर. हाशिम समिति। योजना आयोग समूह का गठन एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में 13 मई 2010 में हुआ था। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने की विधि के विषय में सुझाव देने के लिए हुआ था। इस समिति में त्रिस्तरीय दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया, जिसमें शहरी गरीबी का स्वचालित समावेश एवं निष्कासन होता है। रंगराजन समिति की रिपोर्ट। गरीबी की परिभाषा और गरीबों की जनसंख्या तय करने को बनी सी रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट 6 जुलाई 2014 को केंद्रीय योजना क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को सौंप दी। इस समिति का गठन 24 मई 2012 को किया गया। रिपोर्ट की मुख्य बिंदुएं। इसके विपरीत तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में वर्ष 2009-10 में गरीबों की आबादी 29.8% थी, जो वर्ष 2011-12 में घटकर 21.9% हो गई। कोई ग्रामीण व्यक्ति यदि एक महीने में 972 प्रतिदिन 32 रुपये से कम खर्च करता है तो उसे गरीब समझा जाएगा, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार यह राशि 816 प्रतिदिन 27 प्रतिदिन थी। शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह 1407 47 प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले लोगों को गरीब की श्रेणी में रखा गया है, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार यह राशि 1000 प्रतिदिन 33 रुपये थी। अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट 1993 से 94 तथा 2004 से 5 के आधार वर्ष के अनुसार इस रिपोर्ट में 77% भारतीयों को 20 रुपया प्रतिदिन से कम की आय में दिखाया गया। एनसी सक्सेना समिति के अनुसार 50% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है। भारत में निर्धनता पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पर संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2010 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में निर्धनता का अनुपात वर्ष 1990 में 51% था। इसके बाद इसके वर्ष 2015 में 24.7% आ गया। यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 8 राज्यों में निर्धनों की कुल संख्या अफ्रीका के 26 निर्धनतम देशों में निर्धनों की कुल संख्या से अधिक है। ये राज्य हैं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निर्धनता आकलन। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार, यूएनडीपी के अनुसार, निर्धनता एक बहुआयामी समस्या है। इसमें केवल आय को आधार न बनाकर अन्य मानकों जैसे स्वास्थ्य एवं पोषण आहार क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। $1.90 प्रतिदिन व्यय करने वाली जनसंख्या को अत्यधिक गरीब माना जाता है। इसके अलावा निर्धनता का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉरेंज वक्र और गिनी सूचकांक का भी प्रयोग किया जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.35 तथा भारत में $1.02 प्रतिदिन आय को गरीबी रेखा के मानक के रूप में लिया है। गरीबों की स्थिति। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक ने 18 अप्रैल 2013 को गरीबों की स्थिति, कहाँ है गरीब, कहाँ है सबसे गरीब शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुख्य बिंदु। विश्व में 1/3 गरीब भारत में है। ये लोग $1.25 अर्थात लगभग 65 से कम पर जीवन यापन करते हैं, 65 रुपया से कम पर। विश्व में 120 करोड़ लोग बेहद गरीबी की स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। वर्ष 1981 से 2010 के मध्य विकासशील देशों में गरीबी का अनुपात 50% से घटकर 21% रह गया है। अफ्रीका में विकास के बावजूद गरीब
गरीबी एक विकराल समस्या बनी हुई है। रोजगार एवं बेरोजगार। रोजगार, कोई व्यक्ति जीवन के विभिन्न काला अवधियों में जिस क्षेत्र में काम करता है उसी को उसकी आजीविका कहते हैं। आजीविका का तात्पर्य जीविकोपार्जन से है। जीविकोपार्जन का तात्पर्य रोजगार से है। रोजगार का अर्थ है किसी दूसरे की मजदूरी अथवा वेतन के बदले में कार्य करना। रोजगार के समूह। रोजगार व्यक्ति की 3 महत्वपूर्ण श्रेणी होती है। पहला, स्वरोजगार व्यक्ति, जो स्वनियोजन पर विश्वास करते हैं तथा उनका अपना आय का स्रोत होता है। यदि एक व्यक्ति कोई आर्थिक क्रिया करता है तथा स्वयं ही इसका प्रबंधन करता है तो इसे स्वरोजगार कहते हैं। नौकरी या स्ववेतन रोजगार में व्यक्ति कर्मचारी होता है, जबकि स्वरोजगार में यह स्वयं नियोक्ता की तरह होता है। दूसरा, आकस्मिक मजदूरी रोजगार, कैजुअल वेज लेबरर्स। इस प्रकार का रोजगार निर्माण के क्षेत्र में देखने को मिलता है। आकस्मिक मजदूरी रोजगार अर्थात इसके अंतर्गत कुछ समय के लिए व्यक्ति रोजगार में रहता है और फिर वापस हो जाता है। तीसरा, नियमित मजदूरी रोजगार, रेगुलर सैलरीड। इस रोजगार के अंतर्गत रोजाना के हिसाब से मजदूरी प्राप्त होती है। अल्प रोजगार, श्रमिकों का उनकी क्षमता के अनुसार काम न मिलना अल्प रोजगार कहलाता है। क्षमता से तात्पर्य है श्रमिकों की शिक्षा, ज्ञान और अनुभव। अल्प रोजगार एक ऐसी समस्या है जिसके अंतर्गत व्यक्ति श्रम का उपयोग मानक स्तर तक नहीं किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, दृश्य रोजगार, दृश्य अल्प रोजगार। श्रमिकों के श्रम समय के न्यून उपभोग को ही दृश्य अल्प रोजगार कहते हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः रोजगार में होते हैं परंतु उनके श्रम समय में उनका उचित उपयोग नहीं हो पाता है। दूसरा, दृश्य अदृश्य अल्प रोजगार। कुछ श्रमिक या स्वरोजगार व्यक्ति पूरे वर्ष रोजगार में लगे होते हैं परंतु अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाते हैं। इस अवस्था में अदृश्य अल्प रोजगार, इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी श्रमिक को किसी अन्य के स्थान पर या अतिरिक्त कार्यभार देकर काम कराया जाता है। बेरोजगारी, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी को विभिन्न ढंग से परिभाषित किए हैं। सामान्यतः जब काम के इच्छुक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार प्रचलित बाजार दर पर वर्ष में 180 दिन तक कार्य न मिले तो इस अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है और संबंधित व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है। यह एक विश्वव्यापी समस्या है जो किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आर्थिक नीतियों से जुड़ी हुई है। बेरोजगारी के प्रकार, भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, स्वैच्छिक बेरोजगारी। व्यक्ति के पास जब रोजगार उपलब्ध रहता है परंतु वह करना ही नहीं चाहता तो इसे स्वैच्छिक बेरोजगारी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यह मनोवैज्ञानिक कारण से होती है, इसे बेरोजगारी भी नहीं कह सकते। दूसरा, अस्वैच्छिक बेरोजगारी। व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता मगर वह रोजगार चाहता है तो इसे अस्वैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अस्वैच्छिक बेरोजगारी कई प्रकार की होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। इसमें तीव्र प्रतियोगिता के कारण पुरानी तकनीक वाले उद्योग बंद होने लगते हैं तथा उनका स्थान नई मशीनें ले लेती हैं। भारत में भी इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बाजार में वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन आने से घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था। अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब किसी
काम को करने में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों तथा उन अतिरिक्त श्रमिकों को निकाल देने पर कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कृषि। शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एक शिक्षित व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार काम न मिलना शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। भारत में यह एक गंभीर समस्या है। खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे गंभीर समस्या है। इसमें कुशल अथवा अकुशल श्रमिक को बिना काम किए ही रहना पड़ता है। मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें कृषि श्रमिक वर्ष के कुछ महीने कृषि कार्य में संलग्न होते हैं तथा शेष अवधि में बेकार रहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। यह व्यापार चक्र से संबंधित होती है। इसके अंतर्गत बहुत से श्रमिक एकदम से बेकार हो जाते हैं। यह व्यापार चक्र के उस चरण में उत्पन्न होती है जब व्यापार क्षेत्र में मंदी की स्थिति आती है। यह बेरोजगारी अस्थायी होती है जब मंदी की स्थिति समाप्त हो जाती है और आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने लगती है, तो यह बेरोजगारी समाप्त हो जाती है।